मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूं यह है कि किन स्थितियों में ऐसी कौन सी कंडीशन है जब जिंक सल्फेट अपना काम नहीं कर पाता, उस कारण से पौधों को जिंक नहीं मिल पाता और जो हम जिंक सल्फेट देते हैं उसका लाभ फसल को नहीं मिल पाता। ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां जिंक सल्फेट काम नहीं कर पाता। तो हमें ऐसी स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए ताकि ऐसी स्थितियों को हम अवॉइड कर सकें, ऐसी परिस्थितियों में हम जिंक को ना दें ताकि हमारा खर्चा ना बढ़े और सही स्थिति आने पर ही हम जिंक दें ताकि फसल को उसका पूरा लाभ मिल सके। तो ये जो जिंक है ये रिएक्शन भी करता है, जमीन में फिक्स भी हो जाता है, हाई पीएच पे इनसॉल्युबल हो जाता है, पौधों को नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं। तो इन्हीं स्थितियों को जानेंगे कि ऐसा कौन सी कंडीशंस हो रही हैं कि हमें जिंक सल्फेट का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, जो जिंक है वो अम्लीय मृदाओं में सॉल्युबल रहता है। अगर मिट्टी की पीएच 7 से कम है, मिट्टी एसिडिक है, तो मिट्टी के अंदर घुलनशील रूप में रहता है। जैसे ही मिट्टी की पीएच बढ़ के 7 से ज्यादा होने लगती है, ये इनसॉल्युबल होने लगता है, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी जो क्षारीय हैं, लवणीय हैं या जिनमें सोडियम ज्यादा है या जिनमें कार्बोनेट ज्यादा है, कैलकेरियस है, पीएच 7 से ज्यादा जा रही है, वहां ऐसी मिट्टी में जिंक सल्फेट हम देते हैं तो ये पौधे को इसकी बहुत ही कम मात्रा मिल पाती है। अधिकांश जिंक जो है इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। तो मिट्टी की पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो ये बहुत काम नहीं करेगा। तो ऐसी कौन कौन सी मिट्टी होंगी? क्षारीय मिट्टी होगी या लवणीय मिट्टी होगी या कैलकेरियस जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, ऐसी मिट्टी होगी। तो अपनी मिट्टी की जांच कराइए, पता कीजिए कि क्या इस तरह की मिट्टी है, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। और ऐसी मिट्टी में फिर जिंक सल्फेट नहीं देना चाहिए। वहां चिलेट वाला जो जिंक आता है, ईडीटीए जिंक जो आता है, चिलेट जिंक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि चिलेट जिंक जो है हाई पीएच पे सॉल्युबल रहता है, अघुलनशील नहीं होता है, पानी में घुलनशील रहता है। तो ध्यान रखिए कि अगर मिट्टी की पीएच आपकी बहुत ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, लवण ज्यादा है, तो ऐसी मिट्टी में जिंक सल्फेट ना डाल के आप चिलेट वाला जिंक डालें। हालांकि चिलेट वाला जिंक महंगा आता है लेकिन काम वही करेगा ऐसी मिट्टी में। अगर चिलेट वाला जिंक भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर ऐसी मिट्टियों में फिर हमें जिंक सल्फेट का 0.5% का छिड़काव करना चाहिए। मिट्टी में नहीं देना चाहिए, बहुत हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच 7 से ज्यादा जा रही हो, वहां चिलेट वाला जिंक देना चाहिए। अगर वो उपलब्ध ना हो तो जिंक सल्फेट का 0.5% का फसल पर 2 छिड़काव करें तो उससे जिंक की पूर्ति हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है टेम्परेचर। अगर विंटर सीजन है, ठंड का मौसम है, तो जिंक सल्फेट देने पर मिट्टी में उपलब्ध नहीं हो पाता। ठंड के कारण जब मिट्टी ठंडी होती है तो जिंक जहां डालते हैं वहीं पड़ा रहता है और फिर ये उपलब्ध नहीं होता। ठंड में एक तो जड़ों की सक्रियता कम होने लगती है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है, जड़ों की वृद्धि कम होती है। दूसरा, जिंक डिफ्यूजन से मिलता है, मतलब ये बहुत ही कम हिल पाता अपनी जगह से, जहां डालते हैं वहीं रहता है। तो अगर ठंड का मौसम है, टेम्परेचर लो है, मिट्टी बहुत ठंडी हो रही है, तो इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो ऐसे मिट्टियों में जहां बहुत ठंडा रहता है या सीजन बहुत समय तक बहुत ठंडा है, दिसंबर जनवरी का महीना बहुत ठंडा चल रहा है, तो मिट्टी में अगर हमें जिंक सल्फेट दे रखा है तो वो उतना लाभ नहीं करेगा। वहां भी फिर हमें फोलियर स्प्रे करना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाड़ों के दिनों में जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है। तीसरा जो कारण रहता है कि अगर हमने इसको बुआई के समय नहीं दिया और खड़ी फसल में हम दे रहे हैं, बुआई के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 40 दिन बाद दे रहे हैं, तब ये मिट्टी की ऊपरी सतह में ही फंस जाता है, नीचे नहीं पहुंच पाता है। तो आपको इसको बुआई के समय ही देना चाहिए। बुआई के समय इसकी 100% मात्रा हमें देनी चाहिए। अगर आप खड़ी फसल में देंगे 40-50 दिन बाद, तो होगा क्या कि ये मान लीजिए फसल है, जड़ें नीचे चली गई हैं, फसल ऊपर है और हमने जिंक के ऊपर डाल दिया। अब सिंचाई के साथ अगर शुरू की, मान ले पहली सिंचाई जल्दी हो रही है और हमने सिंचाई के पानी साथ दिया, तो थोड़ा नीचे तक ही आ जाएगा जहां पे जड़ें हैं। लेकिन मान लीजिए जड़ें नीचे चली गई हैं और आप 30 दिन बाद, 35 दिन बाद सिंचाई के साथ दे रहे हैं, तब ये इतना नीचे नहीं चल पाएगा। पानी तो जाएगा लेकिन जिंक ऊपर ही फंस जाएगा, क्योंकि जिंक मिट्टी के अंदर फिक्स होने की टेंडेंसी रखता है, इसकी प्रवृत्ति होती है कि मिट्टी में फिक्स हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर जड़ें ऊपर की तरफ हैं, आप पहली सिंचाई जल्दी कर रहे हैं, उसमें जिंक छिड़क के दे दें तो पहुंच जाएगा। लेकिन 30, 35, 40, 50 दिन बाद सिंचाई कर रहे हैं, दूसरी तीसरी सिंचाई के साथ आप दे रहे हैं, तभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए जिंक सल्फेट का पूरा अगर आपको लाभ लेना है तो वो 100% डोज हमें बुआई के साथ
डालनी चाहिए। अगर आप खड़ी फसल में डालते हैं तो उसका उतना लाभ नहीं मिल पाता है। चौथा जो फैक्टर है कि ये रिएक्शन करता है, खासतौर से फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर हम फास्फोरस वाली खाद के साथ इसको मिला देते हैं, चाहे वो डीएपी है, चाहे वो एसएसपी है, टीएसपी है, एनपीके है, जिसमें फास्फोरस है, अगर इसके साथ आप जिंक को मिलाएंगे तो जिंक फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो जिंक और फास्फोरस एक कंपाउंड बना लेते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं जो पानी में बहुत ही कम घुलता है। तो इसको मिक्स करके नहीं डालना है। ऐसा नहीं करना कि डीएपी की खाद खोली, उसको मैं जिंक सल्फेट आपस में मिलाया और फिर हमने खेत में डाल दिया, ऐसे नहीं डालना है। अब देखिए, फास्फोरस भी बुआई के समय डालना है और जिंक भी बुआई के समय डालना है। तो फिर क्या उपाय हो सकता है, कैसे हम इसको करें? तो देखिए, दोनों को ही बुआई के समय देना है, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, गोबर की खाद में या मिट्टी में जिंक को मिला के पहले आप जिंक डाल दीजिए, उसके बाद जो है फास्फोरस वाली खाद डाल दीजिए। तो दोनों के टाइम में थोड़ा सा अंतर रहे, मतलब दोनों को मिक्स करके नहीं डालना, दोनों को अलग अलग डालना है। इस तरह से डालने में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा एक बार, क्योंकि लेबर ज्यादा लगेगी, लेकिन दोनों को अगर इंसॉल्युबल होने से बचाना है तो फिर उसका यही तरीका होता है कि हम दोनों को अलग अलग तरीके, अलग अलग समय पे डालें, दोनों को मिक्स करके ना डालें। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि जिंक कब अपना अच्छा काम करेगा। तो कुछ गलतियां हमसे ये हो जाती हैं, फिर हमें लगता है जिंक सल्फेट काम नहीं कर रहा है, या इसमें बड़ी इंप्योरिटीज है, या नकली जिंक है, क्या बात है, क्यों नहीं इसका असर हो रहा है। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखिए। इसलिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। पता रखें मिट्टी की जांच करा कि इसकी पीएच कितनी है, इसमें साल्ट कंटेंट कितना है, वो ईसी से पता चलता है। पीएच से पता चलेगा कि भाई ये हमारी अम्लीय है या अल्कलाइन है, क्षारीय तो नहीं हो रही है, सोडियम उसमें पता करें, कैल्केरियस तो नहीं है, इन सब चीजों को पता करें। अगर विंटर सीजन है तो मिट्टी में नहीं डालना है, फिर आपको फोलियर स्प्रे करना है। मिट्टी पीएच ज्यादा है तो चिलेट वाला जिंक आपको मिट्टी में डालना है, फास्फोरस वाली खाद के साथ आपको इसको नहीं मिलाना है। अगर ये आप ध्यान रख लेते हैं तो आप देखेंगे जिंक का रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा और बड़े इसके काम होते हैं फसल में। और हमारी अधिकांश मिट्टियों में, हमारे देश की अधिकांश मिट्टियों में जिंक की बहुत कमी होती जा रही है। इसलिए जिंक को बहुत आपको डालना है, सोच समझ कर डालना है, और बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा खाली वेस्टेज होगी पैसे की। और सही समय पे सही तरीके से आपको डालना है ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि फसलों में किस तरह से हम जिंक को डाल करके अधिक लाभ ले सकते हैं और कौन सी गलती हमें नहीं करनी है ताकि हमें जिंक से ज्यादा लाभ मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।